अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी रिफ़त मैम। आज हम क्लास 7th के हिस्ट्री का चैप्टर 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस का कंटिन्यूएशन करेंगे। तो आज हमें पढ़ना है इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। मुग़ल एम्परर्स की अथॉरिटी जैसे जैसे डिक्लाइन हुई, उसी हिसाब से लार्ज प्रोविंसेस पर गवर्नर्स, सूबेदार्स और जो ग्रेट ज़मींदार्स थे, उन्होंने अपनी अथॉरिटी वहाँ पर इन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट किया। और जो मुग़ल एम्पायर था वो 3 रीजन्स में बढ़ गया था और वो रीजन्स इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो अगर हम तीनों की बात करें तो आप लोगों को इन तीनों का नाम याद रखना है। अवध, बंगाल और हैदराबाद, इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। और इन तीनों को मुग़ल एम्पायर के नोबल्स ने ही एस्टेब्लिश किया था। तो जो भी ये नोबल्स थे मुग़ल एम्पायर के, उन्होंने मुग़ल एम्परर के साथ फॉर्मल टाइज नहीं तोड़ी। वो स्टेट्स जिन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की थी मुग़ल रूल के अंडर, उन्हें वतन जागीर कहा जाता था और इनमें राजपूत प्रिंसिपलिटीज़ आते थे। और जो लेट ग्रुप था उनमें वो स्टेट्स आती थी जो मराठा, सिख्स और जेट्स वगैरह के कंट्रोल के अंडर थी और मुग़ल्स से बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे। तो अब हम द ओल्ड मुग़ल प्रोविंसेस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो तीनों स्टेट्स थी, अवध, बंगाल और हैदराबाद, प्रोमिनेंटली ये 18th सेंचुरी में उभर कर सामने आई। और इन तीनों के जो फाउंडर थे वो मुग़ल नोबिलिटी के हायर पोजीशन पे थे। अवध के फाउंडर सादत खान थे, बंगाल के फाउंडर मुर्शिद कुली शाह थे और हैदराबाद के फाउंडर आसिफ जह थे। और इन तीनों ने हाई मनसबदारी का पोजीशन ऑक्यूपाई किया था और साथ ही साथ जितने भी एम्परर्स थे उन सब के ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को जीत लिया था। आसिफ जह और मुर्शिद कुली शाह का ज़ात रैंक 7000 थी और सादत खान की 6000 थी। और जिनकी ज़ात रैंक ज़्यादा होती थी वो उतना ही पावरफुल होता था। तो अब हम पहले हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे। तो हैदराबाद के फाउंडर आसिफ जह रहे हैं, जो मुग़ल एम्परर फारूक सियार की कोर्ट में एक पावरफुल मेंबर थे। इनको सबसे पहले अवध की गवर्नरशिप दी गई थी, फिर बाद में इनको चार्ज दिया गया था डेक्कन का। लेकिन डेक्कन में इतना कन्फ्यूजन था कि इन्होंने इसका एडवांटेज उठाया और इन्होंने डेक्कन में जितने भी नोबल्स थे उनके साथ कंपटीशन किया और बाद में सारा डेक्कन का जो पावर था वो इनके हाथ में आ गया और ये वहाँ के एक्चुअल रूलर बन गए। आसिफ जह ने नॉर्दर्न इंडिया से स्किल्ड सोल्जर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट किया और इनको फिर जागीरस देकर मुनसिबदार बना दिया। ये इंडिपेंडेंट रूल कर रहे थे और साथ ही साथ मुग़ल एम्परर के सर्वेंट्स भी थे। लेकिन इनका जो रूलिंग पार्ट था उनमें दिल्ली का कोई इंटरफेरेंस नहीं था या किसी भी मुग़ल एम्परर का इंटरफेरेंस नहीं था। ये खुद ही डिसीजन लेते थे। हैदराबाद हमेशा एंगेज रहा है स्ट्रगल में वेस्ट के मराठास और इंडिपेंडेंट वॉरियर चीफ्स, जिन्हें नया काज कहते हैं, उनके साथ। और साथ ही साथ इनके जो रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ थे जैसे कि कोरोमंडला कोस्ट, उन पर धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स थे उनका कंट्रोल आने लगा था और ब्रिटिशर्स की पावर धीरे धीरे इन रीजन्स में इंक्रीज़ हो रही थी। और ये भी एक रीज़न था मुग़ल एम्पायर का पावर डिक्लाइन होने का। अब हम पढ़ेंगे अवध के बारे में। सादत खान 1722 में अवध के सूबेदार बन गए थे और इन्होंने ही स्टेट को फाइंड आउट किया था।
तो अवध बहुत ही प्रॉस्पेरस रीजन में आता था, क्योंकि वहाँ पर लैंड बहुत ही फर्टाइल थी और साथ ही साथ यहाँ पर ट्रेडिंग सिस्टम बहुत अच्छा था इंडिया और बंगाल के बीच में। तो सादत खान ने कंबाइनली 3 ऑफिस को संभाला, सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी। दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि उसने पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और मिलिट्री अफेयर्स को संभाला। इन्होंने मुगल की पावर्स को डिक्रीज करना चाहा ताकि उनका इन्फ्लुएंस अवध रीजन पर ना हो और वो इंडिपेंडेंट रूल कर पाए। तो इन्होंने जागीरदार्स के नंबर को रिड्यूस कर दिया और इनको घटाकर अपने ही कुछ लॉयल सर्वेंट्स रख दिए जिन पर उनको पूरा भरोसा था, और बाकी जो बचे हुए जागीरदार्स थे उन पर ये लॉयल सर्वेंट्स नज़र रखते थे कि ये ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। उनके अकाउंट्स को चेक करते थे ताकि वो चीटिंग ना करे, रेवेन्यूज ढंग से कलेक्ट करें। इन्होंने ऑफिशियल्स अपॉइंट किए नवाब कोर्ट से। इन्होंने राजपूत ज़मींदार्स के लैंड को भी सीज कर दिया और फर्टाइल लैंड जो अफगान्स के थे उनको भी सीज कर लिया। पूरी स्टेट को लोकल बैंकर्स और महाजनीज पे डिपेंड रहना पड़ा था लोन के लिए, और जितनी हाईएस्ट बोली लगाता था उसी हिसाब से उससे टैक्सेस कलेक्ट करने का राइट मिल जाता था। रेवेन्यू फार्मर्स, जिन्हें इजारादारस कहा जाता था, उन्होंने एग्री किया था कि वो स्टेट को फिक्स्ड सम ऑफ मनी पे करेंगे, और इसी वजह से इन रेवेन्यू फार्मर्स को इजाज़त दी गई थी टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए। इसी वजह से सोसाइटी में नए ग्रुप्स आ गए थे, जैसे मनी लैंडर्स, बैंकर्स, जो रेवेन्यू सिस्टम को कंट्रोल करते थे। तो बच्चों, इंशाल्लाह कल हम बंगाल के बारे में और उससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।